ऑडियो क्रमांक 2। पुस्तक का नाम संस्कृति का वैभव पुनः लौटेगा। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। लोकसेवी को कैसा होना चाहिए? इसलिए क्या करना पड़ेगा? यही व्यावहारिक शिक्षण करने के लिए आपको 15 दिनों के लिए हम भेज रहे हैं, ताकि आप यह जान सके कि आपको जनसंपर्क कैसे करना चाहिए, बातचीत कैसी करनी चाहिए, लोगों के सामने कैसे विचार व्यक्त करना चाहिए, लोगों के ऊपर अपने चरित्र की छाप कैसी डालनी चाहिए, लोकसेवी को किस तरीके से अब बोलना चाहिए, लोकसेवी को किस तरीके से अपना आहार विहार बनाना चाहिए, लोकसेवी को किस तरीके से अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए, लोकसेवी की दिनचर्या किस तरह की होनी चाहिए। अगर हम आपको बाहर न भेजे तो यहाँ कैसे सिखा सकते हैं? यहाँ लोकसेवी थोड़े ही रहते हैं, यहाँ तो हम ही लोग रहते हैं, तो हमें क्या सिखाएंगे? बाहर वालों को सिखाने और सीखने के लिए आपको व्यावहारिक क्षेत्र में ही जाना पड़ेगा। पानी में तैरे बिना तैरना नहीं सीखा जा सकता, पानी में घुसे बिना तैरना नहीं आ सकता, जनता में जाए बिना आप लोक शिक्षण की प्रक्रिया को नहीं सीख सकते। इसलिए आपको 15 दिन के लिए भेजते हैं। वातावरण निर्माण हेतु महापुरुष चरण। गुरुजी, आप किस काम के लिए भेजते हैं? बेटे, इस समय एक महत्वपूर्ण कार्य है। एक कार्य हमारा यह है कि इस वर्ष को, जिसको हमने रजत जयंती वर्ष कहा है, इसमें हमने एक महापुरुष चरण आरंभ किया है। महापुरुष चरण किस काम के लिए? महापुरुष चरण करने का उद्देश्य इस वातावरण को, एनवायरनमेंट को परिष्कृत करना है। हवा, वातावरण अनुकूल न हो तो हमारे प्रयास सफल नहीं हो पाते। अगर वर्षा के समय ठंडक न हो तो खेतों में जो बीज हम बोते हैं वह सफल नहीं हो पाता। गर्मी में गेहूं बो दे तो यह सफल नहीं होगा, बरसात में अनाज बोए तो सफल हो जाएगा। क्या बात है बेटे? मौसम अनुकूल होगा तो बात बन जाएगी। हवा अनुकूल होती है तो नावें पीछे से आगे की ओर धकेलती चल जाती हैं। अगर हवा सामने की होती है तो साइकिल को चलाते हैं तो पैर भी दुखते हैं और घंटे भर में 4 मील भर की चाल पकड़ती है। अगर पीछे वाली हवा हो तब जरा सा पैर मार दिया और साइकिल भागती हुई चली जाती है, पता भी नहीं चलता और खट पहुंच जाते हैं। मैं क्या बात कह रहा हूं? वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए जो काम हम करने वाले हैं उसके लिए हम और आप प्रयत्न तो करेंगे ही, परिश्रम तो करेंगे ही, मेहनत तो करेंगे ही, लेकिन मानवीय प्रयत्न और मानवीय प्रयास की सीमा और मर्यादा है। इसके लिए आवश्यक है कि वातावरण होना चाहिए। मित्रों, वातावरण की शक्ति को यहाँ तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वातावरण की शक्ति के बारे में आपको जो अंक दिया है उसमें हमने लिख दिया है। वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए आध्यात्मिक प्रयासों का क्या महत्व हो सकता है, इसे अगले किसी व्याख्यान में बताऊंगा। अभी तो वातावरण को कैसे अनुकूल किया जाता है और ज़रूरत क्यों पड़ती है इसे बताऊंगा। वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए हमारे प्रयत्न भौतिक प्रयत्नों से कम नहीं, ज्यादा मूल्यवान हैं। इन दिनों हम वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। कैसा प्रयत्न कर रहे हैं? देख बेटे, पौंडीचेरी के अरविंद घोष विलायत गए। विलायत से पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाएंगे। पहले वे बड़ौदा वाले दीवान के यहाँ नौकरी करते रहे। राजाओं से संपर्क बनाया और उनको संगठित करने की कोशिश की कि इनको अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करें और हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाएं। इसमें सफलता न मिली तो कहाँ चले गए?
वहाँ से वे कलकत्ता चले गए और वहाँ उन्होंने एक नेशनल कॉलेज खोला ताकि नवयुवकों को शिक्षण दे सके। शिक्षण दे करके उन्हें देश का कार्यकर्ता बनाए। नवयुवकों ने शिक्षा ग्रहण की और जब तक पढ़ते रहे तब तक हाँ हाँ करते रहे। बिना फीस जमा किए पढ़ भी लिए, लेकिन जब पढ़ लिख कर तैयार हुए तो सब भाग गए। किसी ने कहा कि हमको नौकरी करनी है, तो किसी ने कहा कि हमको शादी करनी है। सब भाग गए, एक भी नहीं रहा। श्री अरविंद का तप जन्मा एक चक्रवात। अरविंद घोष को इससे बड़ी निराशा हुई कि इतना परिश्रम भी किया, इतना पैसा भी खर्च किया, इतनी उम्मीदें भी लगाई और वे किसी काम भी नहीं आए। अंततः उन्होंने फिर से क्रांतिकारी पार्टी बनाई, बम चलाने का सिस्टम बनाया। उनके बड़े भाई को फांसी हो गई। उस जमाने के एक बहुत बड़े वकील ने अपनी वकालत के जरिए किसी तरीके से उन्हें फांसी के तख्ते से बचा लिया था। बचाने के बाद अरविंद घोष पौंडीचेरी चले गए। पौंडीचेरी में क्या करने लगे? वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए उन्होंने तप प्रारंभ कर दिया। तप करने से क्या हुआ? तप करने से बेटे उन्होंने हिंदुस्तान के सारे वातावरण को इतना गर्म कर दिया कि उस गर्मी में से ढेरों के ढेरों साइक्लोन पैदा होने लगे। साइक्लोन किसे कहते हैं? चक्रवात को। चक्रवात किसे कहते हैं? बेटे गर्मी के दिनों में गांवों में धूल का अंधड़ आता है और गोल गोल घूमता हुआ ऊपर को चला जाता है। अंग्रेजी में इसी को साइक्लोन कहते हैं, संस्कृत में चक्रवात कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं मालूम नहीं है। हमारे यहाँ गांव में इसे भूत कहते हैं। इन भूतों में बड़ी ताकत होती है और वे छप्पर उखाड़ कर फेंक देते हैं, पेड़ों को उखाड़ देते हैं। ऐसे ही इन्होंने वातावरण को इतना गर्म कर दिया और इतने भूत पैदा कर दिए कि उन्होंने छप्पर फाड़ डाले और न जाने क्या से क्या कर दिया। हिंदुस्तान की तवारीख इतिहास है कि जिन दिनों गांधी जी पैदा हुए थे उन दिनों इतने महापुरुष इस भारत भूमि में पैदा हुए कि जिनका मुकाबला नहीं हो सकता। तब बना था वातावरण। मित्रों, दुनिया में नेता तो बहुत हुए हैं पर महापुरुष नहीं हुए। उस जमाने में नेता नहीं थे, महापुरुष थे। मालवीय जी राजनीतिक नेता नहीं थे, महापुरुष थे। गांधी जी नेता नहीं थे, महापुरुष थे। और भी दूसरे बड़े आदमी जैसे लोकमान्य तिलक नेता नहीं थे, महापुरुष थे। ऐसे ऐसे कितने ही महापुरुष हुए थे जिन्होंने हिंदुस्तान का कायाकल्प कर दिया। भारत भूमि में जनमानस को ऊंचा उठाने वाले, अंग्रेजों से लड़ने वाले इतने नेता बनकर तैयार हो गए। इसके लिए क्या करना पड़ा? उन्होंने एक काम किया था, तप किया था और तप से वातावरण को गर्म किया था। जब तक देश का वातावरण गर्म रहा तब तक महापुरुष पैदा होते रहे और बड़ा काम होता रहा। बेटे, अब तो अच्छी परिस्थितियां हैं। उस जमाने में तो कितनी रुकावटें थी, अब तो कोई रुकावट भी नहीं है। लेकिन अब तब का गर्म सा वातावरण ठंडा हो गया है। इसकी वजह से वे सब लोग, विशेषकर उस जमाने के लोग जो बढ़ चढ़कर त्याग बलिदान करते थे, इनमें से कितने ही जिंदा भी हैं, उनके बारे में आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं। भारत का नेतृत्व तब भी कांग्रेस करती थी, अब भी कर रही है। कांग्रेस वही है, खंडों में हो गई तो क्या, जनता पार्टी में चली गई तो क्या, और प्रजा पार्टी में चली गई तो क्या, सोशलिस्ट में चली गई तो क्या, इंदिरा कांग्रेस में चली गई तो क्या, और पुरानी कांग्रेस में चली गई तो क्या। वही लोग हैं, वही सब छाए हुए हैं, फिर वही सब लोग ठंडे हो गए। यह क्या हो गया? पुराने इतिहास और नए इतिहास में क्या फर्क पड़ गया? हम बनाएंगे नया वातावरण। मित्रों, जो हवा थी, वातावरण था, वह ठंडा हो गया और दूसरी तरह की हवा आ गई।
हम उसी हवा को गर्म करने का प्रयत्न कर रहे हैं और आप लोगों को भी उसी काम को करने के लिए लगा रहे हैं। युग निर्माण योजना के बहिरंग कार्यक्रम भी हमारे पास हैं, लेकिन बहिरंग कार्यक्रम का समय अभी नहीं है। अभी वातावरण को गर्म करना आवश्यक है। वातावरण को गर्म करने के लिए इस वर्ष हम एक महापुरुष चरण आरंभ कर रहे हैं, जिसे खंडों में बांट दिया गया है। एक महापुरुष चरण हमने किया था 24 साल का। हमारा वह पुरुष चरण पूरा हो गया, जिसकी पूर्णाहुति के लिए हमने 1000 कुंड का यज्ञ किया था। वह हमारा व्यक्तिगत प्रयत्न था। अब क्या कर रहे हैं? अब सारे के सारे विश्व के वातावरण को गर्म करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और यह प्रयास कर रहे हैं कि इसमें आपको भी काम करने का मौका मिले। सावधानी यह रखनी है कि आप लोगों की नीयत और ईमान सही हो। आप लोग जिस क्षेत्र में काम करने के लिए जाएं, उसमें पीठ पीछे मालूम पड़ना चाहिए कि हवा गर्म हो रही है और आपको सहयोग मिलता जा रहा है। ऐसा वातावरण बनाने के लिए, जनमानस को पलटने के लिए हम एक गायत्री महापुरुष चरण आरंभ कर रहे हैं। यज्ञ का विज्ञान सिद्ध करेंगे। यह महापुरुष चरण कैसा है? आप सबने अखबारों में पढ़ा होगा। तो क्या 25 कुंडीय यज्ञों के माध्यम से पुरुष चरण होगा? यज्ञ नहीं बेटे, पुरुष चरण। यज्ञ और पुरुष चरण में क्या फर्क पड़ता है बेटे? अब तक जो हमारे यज्ञ थे वे प्रशिक्षण और प्रचार 2 उद्देश्यों के लिए होते थे। लोगों को भारतीय संस्कृति के माता पिता की जानकारी कराने के लिए प्रशिक्षण और प्रचार के अब तक के यज्ञ होते रहे हैं। अब क्या है? अब सामर्थ्य वाले यज्ञ होंगे। अब आगे क्या करेंगे? अब हमारे पास 2 उद्देश्य हैं। एक तो यज्ञ की वैज्ञानिकता को सिद्ध करना है, जिसमें आप सिद्धि और चमत्कार ढूंढते हैं। जिस सिद्धि और चमत्कार के लिए आप यज्ञ करते हैं वह काफी नहीं हो सकता। उसके लिए विशेष चीजों की जरूरत होगी। समिधाएं अलग चाहिए। समिधाएं ही नहीं, वरन व्यक्तियों ने किस पेड़ पर से कब किस तरीके से उन्हें तोड़ा है और उनके अंदर कैसे संस्कार भर दिए। हवन के लिए जड़ी बूटियां आप बाजार में से नहीं ला सकते। जिस तरह से आप यज्ञ के लिए किसी मंत्र से अभिमंत्रित करके जल लाते हैं, उसी तरह जड़ी बूटियां भी अभिमंत्रित करके लानी पड़ती हैं। सामग्री भी अभिमंत्रित करके लानी पड़ेगी और जो आदमी हवन करने वाले होंगे उनको भी संस्कारित करना पड़ेगा। उनको क्या करना पड़ेगा? इतने दिनों तक आपने उपवास किया है कि नहीं किया है? ब्रह्मचर्य रखते हैं कि नहीं? बेटे, वे सामर्थ्य वाले यज्ञ हैं, बरसात कराने वाले यज्ञ हैं, संतान देने वाले यज्ञ हैं, शांति देने वाले यज्ञ हैं। वे अलग होंगे। इसके लिए हम अलग प्रयत्न कर रहे हैं। धार्मिक मर्यादाएं, वैज्ञानिक मान्यताएं। मित्रों, इसके लिए हमारा अलग शोध संस्थान खड़ा हो रहा है। अभी तक हम क्या करते रहे? प्रचार के लिए, प्रशिक्षण के लिए यज्ञ करते रहे। दुकान पर से समिधाएं ले आइए, टाल पर से ले आइए और दुकानदार से पूछना कि आम की है? अच्छा महाराज जी, आम की समिधा मिल जाएगी? बेटे, जिसकी दे उसी की ले आना और चीर फाड़ कर हवन कर देना। तो फिर वह जो सामर्थ्य की बात थी वह आएगी? नहीं बेटे, इससे नहीं आएगी। अब आप क्या कर रहे हैं? अब हम पुरुष चरण कर रहे हैं। इसे इस वर्ष से हमने प्रारंभ कर दिया है। पुरुष चरण में जप के साथ हवन अनिवार्य है। हवन के बिना जप पूरा नहीं होता। इस यज्ञ की अपनी मर्यादाएं हैं, अनुशासन है। पिछले यज्ञों में अब तक ऐसा नहीं था। उसमें क्या था? चलिए भाई साहब, यज्ञ में बैठ जाइए। नहीं साहब,
हमारे काम में देर हो जाएगी। नहीं साहब, देखिए एक पारी 20 मिनट में ख़त्म हो जाती है, इतने में क्या देर हो जाएगी। हवन से कुछ फ़ायदा होता होगा तो ज़रूर मिलेगा, बैठिए तो सही, 20 मिनट ही सही। हाथ धोइए और हवन में बैठ जाइए। अच्छा साहब, सिगरेट के हाथ तो धो लूँ? हाँ, धो लीजिए। सिगरेट के हाथ से हवन मत कीजिए। मोजा पहनकर हवन में बैठ गए? क्यों साहब, यह मोजा कितने दिनों का धुला हुआ है? यह तो 6 महीने से धुला ही नहीं है। 6 महीने से इसे पहने हुए हैं, धोती भी धुली हुई नहीं है। अतः धुली हुई धोती पहनिए, नहीं तो हवन में नहीं बैठने देंगे। नहीं साहब, इसमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं बेटे, अब हम इस तरह के यज्ञ नहीं करने देंगे। पुरुषचरण यज्ञ है यह। मित्रों, इस साल के जो यज्ञ हैं उनके साथ अब बहुत सी मर्यादाएं लगा देंगे। अभी तो हमने इसमें केवल यह मर्यादा लगाई है कि जो जप करेगा उसे ही हवन करने देंगे। गायत्री पुरुषचरण के ये जो हवन हैं, इनकी विशेषता यह है कि इनमें हवन होने तक के लिए नियमित रूप से जप करने का जो संकल्प करेंगे केवल वही शामिल हो सकेंगे और कोई शामिल नहीं हो सकेगा। इसके लिए नियमित उपासना अनिवार्य है, यह इसकी रीढ़ है। हवन मुख्य नहीं है, सामग्री मुख्य नहीं है, यह पैसा प्रधान यज्ञ नहीं है। ये जन सहयोग के और श्रद्धा संकलन के यज्ञ हैं। यदि आप श्रद्धा का संकलन कर सकते हैं तो यज्ञ कर सकते हैं। जिन्होंने श्रद्धा का संकलन नहीं किया, उपासक नहीं बनाए, तो आपका यज्ञ नहीं हो सकेगा। फिर आप यज्ञ को आगे बढ़ा लें। इसलिए यज्ञ का सारा नियंत्रण हमने अपने हाथ में लिया है। यह जीवंत यज्ञ है। यह हमारा पुरुषचरण यज्ञ है। हमारे गुरुदेव ने हमको पुरुषचरण का संकल्प दिया था और अब हम आपके हाथ में पुरुषचरण का संकल्प देते हैं और आपको 2-2 की टोलियों में वहां भेजते हैं जहां आयोजन हो रहे हैं। लाभ क्या होंगे? मित्रों, यह जो पुरुषचरण हो रहा है उससे क्या फायदा होगा? पुरुषचरण से कई फायदे होंगे। एक फायदा तो अभी हमने आपको बताया है कि इससे वातावरण का संशोधन होगा। एक फायदा यह होगा कि हमारा गायत्री परिवार जो छोटा सा था, अब हमारा मन है कि इस वर्ष हम लंबी छलांग लगाएंगे। इस वर्ष 24 लाख नए कार्यकर्ता बनाने का हमारा प्लान है। एक बार वे पकड़ में आ गए तो भूत के तरीके से हम उनका पिंड छोड़ने वाले नहीं हैं। एक बार वह गायत्री परिवार का हो जाए तो फिर या तो वह नहीं या फिर गायत्री नहीं, दोनों में से एक रह सकता है। हमारी बड़ी महत्वाकांक्षा है कि अब गायत्री माता को वेद माता नहीं, विश्व माता होना चाहिए। पहले गायत्री वेद माता थी जब चारों वेद बने थे, फिर देव माता हो गई। इस भारत भूमि का प्रत्येक नागरिक जनेऊ पहनने के समय पर गायत्री मंत्र लेता था। उसके बाद उसके चरित्र में ऐसा सुंदर निखार आता था कि प्रत्येक आदमी देवता कहलाता था। इस भारत के निवासी 33 कोटि देवता कहलाते थे। तब गायत्री देव माता थी। अब क्या होने जा रही है? अब बेटे प्रज्ञावतार होने जा रहा है। प्रज्ञावतार क्या है कभी बताऊंगा, पर आज मैं कहता हूं कि अब गायत्री माता विश्व माता होने वाली है। भविष्यवाणी तो मैं नहीं करता, परंतु मेरा अपना विश्वास है कि इसके लिए 22 साल काफी होने चाहिए। यह सन 1978 है। 22 वर्ष बाद सन 2000 आने वाला है। सन 2000 तक हम यह छलांग मारेंगे और इसको विश्व माता बनाने में सफल होंगे। गायत्री माता विश्व माता बनेगी। फिर 20-22 वर्ष और लगेंगे स्थूल जगत में सतयुगी परिवर्तन आने हेतु। अतः अभी इंतजार तो करना ही होगा। बीज 2000 तक डल जाएंगे। गायत्री व यज्ञ सबके। मित्रों, नया युग जो आने वाला है
नया संसार जो आने वाला है, नया समाज जो आने वाला है, नया मनुष्य जो आने वाला है और उसके भीतर जो देवत्व का उदय होने वाला है और धरती पर स्वर्ग का अवतरण होने वाला है, इसके लिए सारे विश्व में गायत्री का आलोक, सविता का आलोक फैलने वाला है। हिंदुस्तान में, केवल हिंदुस्तान में नहीं वरन सारे विश्व में, ब्राह्मण में ही नहीं वरन पूरे मानव समाज में, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, ईसाई भी शामिल हैं, सब में गायत्री का प्रकाश फैलने वाला है। तो आप सबको गायत्री पढ़ाएंगे? हाँ बेटे, सबको पढ़ाएंगे। सूरज सबका है, चंद्रमा सबका है, गंगा सबकी है, हवा सबकी है, इसी तरह गायत्री भी सबकी है। गायत्री का जाति बिरादरी से कोई ताल्लुक नहीं है। वह वेद माता है, देव माता है और विश्व माता है। अगले दिनों इसको विश्व माता तक पहुंचाने में हमारे जो पुरुष चरण हैं और इसमें जो सामर्थ्य है, इससे हम जनमानस को जागृत करेंगे, निष्ठावानों की संख्या बढ़ाएंगे, वातावरण को गर्म करेंगे। गायत्री यज्ञों के माध्यम से हम लोक शिक्षण करेंगे। गायत्री के माध्यम से हम लोगों को नई विचारणाएं देंगे। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों की हम व्याख्या करेंगे और मनुष्य जीवन से संबंधित पारिवारिक जीवन, शारीरिक जीवन, मानसिक जीवन, भौतिक जीवन, हर तरह का जीवन शिक्षण करेंगे। गायत्री में विचारणाओं का शिक्षण करने की पूरी गुंजाइश है। और क्या करेंगे? अगले दिनों यज्ञ का शिक्षण करेंगे। लोक शिक्षण के 2 आधार हैं। पहला है विचारों का परिष्कार और दूसरा है कर्म में शालीनता। व्यक्ति के जीवन में शालीनता, सज्जनता और शराफत, सामाजिक जीवन में श्रेष्ठ परंपराएं अर्थात जीवन को श्रेष्ठ बनाना और समाज को परिष्कृत करना, ऊंचा विचार ऊंचे करना और अच्छे करना, यही प्रमुख लोक शिक्षण है, जिसे हम गायत्री और यज्ञ के माध्यम से करेंगे। आज की बात समाप्त। ओम शांति।